नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया और आज की खास क्लास में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? उद् विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने विकसित किया गया था? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन, अर्नब मिस्त्री एवं गैलीलियो के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा वो चार्ल्स डार्विन जाएगा, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक पुस्तक नेचुरल सिलेक्शन में, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर इन्होंने एक उद् विकास को समझाया था, जैव विकास को समझाया था, और ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने 1859 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और हम लोग समझ लेते हैं कि ये इवोल्यूशन होता क्या है, मतलब ये उद् विकास, जैव विकास होता क्या है। तो हमारे जो जीव होते हैं, उन जीवों के अंदर होने वाले कर्मिक परिवर्तन को हम लोग जैव विकास कहते हैं। मतलब पहले लोग कैसे थे, मतलब हमारे पूर्वज कैसे थे, और धीरे धीरे उन पूर्वजों के अंदर होने वाला जो परिवर्तन था वही हमारा जैव विकास कहलाया। और आज के जीव विकसित है हमारे, और कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी जीव हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे अंदर आए हुए परिवर्तन थे उसी को हमने जैव विकास या उद् विकास कहा गया है। तो नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को समझाया था। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बार जो जैव विकास को समझाया गया था वो लैमार्क ने समझाया था, लैमार्क ने। और लैमार्क ने ये जो थ्योरी दी थी, अपनी एक पुस्तक थी जिनका नाम था फिलॉसफी फिलॉसफी जूलॉजिक जूलॉजिक एक इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक में इन्होंने समझाया था जैव विकास के बारे में, और ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1809 में। और इसके अंदर इन्होंने कई सारे सिद्धांत को समझाया था, जैसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वातावरण का सीधा प्रभाव जीवों पर पड़ता है, अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है जीवों के अंदर, अंगों का उपयोग ज्यादा किया जाएगा तो वह अंग विकसित होगा, जिस अंग का उपयोग नहीं किया जाएगा तो वह विकसित नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से लैमार्क ने भी ऐसे इस जैव विकास को बहुत अच्छी भली भांति तरीके से समझाया था। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ऑप्शन में, तो चार्ल्स डार्विन ही आंसर लगेगा। अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि उद् विकास की सबसे पहली अवधारणा या कंसेप्ट किसने प्रस्तुत किया था, तो आंसर लगेगा आपका लैमार्क। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और भी हैं जिन्होंने जैव विकास को समझाया था, उनका नाम है ह्यूगो डी व्रिज। ह्यूगो डी व्रिज। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन, ये उत्परिवर्तन क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, कि जीवों के जो हमारे कह सकते हैं गुणों में या उनकी आनुवंशिकता के अंदर आने वाले परिवर्तन, अचानक होने वाले परिवर्तन जो होता है उसे हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये ह्यूगो डी व्रिज ने इस जो सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, एक इवनिंग प्रीमरोज इवनिंग प्रीमरोज एक हमारा प्लांट था, जिसके अंदर इन्होंने पहली बार उत्परिवर्तन देखा था कि जीवों के अंदर अचानक होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, और उनके गुणसूत्रों में परिवर्तन अचानक हो जाता है। तो ये वाली जो थ्योरी दी गई थी वो हमारी ह्यूगो डी व्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखें कि जो हमारे कुछ प्रकार के टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट कर रहे हैं मसल्स को बोन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आपको लगेगा सही, टेंडन कहते हैं उसको। तो टेंडन को हम लोग क्या कहते हैं? एक कंडरा भी कहते हैं, कंडरा सुना होगा आपने। इसको हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, रेशेदार संयोजी ऊतक, रेशेदार संयोजी ऊतक, ये भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, टिश्यू जिसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा हम लोग इसे सिन्यू के नाम से भी जानते हैं, सिन्यू के नाम से भी जानते हैं जो हमारे टेंडन होता है। तो ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में। तो क्वेश्चन पूछा गया था मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली है टेंडन। और लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं हमारे, उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। और ये दोनों के दोनों जो टिश्यूज होते हैं वो हमारे कोलेजन के बने होते हैं। ये जो हमारे टिश्यू होते हैं वो कोलेजन के बने होते हैं। तो सही आंसर है हमारा टेंडन और लिगामेंट, हमने बता दिया आपको। और ये दोनों टिश्यू जो होते हैं हमारे वो कोलेजन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं कि
मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती है, मनुष्य की गर्दन में कितनी हड्डी होती है, मनुष्य के जो कपाल होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के हाथ में हड्डियों की संख्या पूछी हुई है, तो आंसर आपका लगेगा 27 हड्डी होती है। अब 27 हड्डी कैसे होती है? देखो हाथ के अंदर आता है हमारा, तो हाथ है, इस हाथ के अंदर कलाई भी आती है, इस हाथ के अंदर कलाई भी आती है, इसी हाथ के अंदर हमारा हथेली भी आती है, इसी हाथ के अंदर हमारी अंगुलियां भी आती हैं। तो अब अगर इनमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर लगेगा 8 कार्पल्स होते हैं। 8 जो होते हैं वो कार्पल्स होते हैं, मतलब इनकी हड्डी को हम लोग कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, हथेली में जो होती है हमारी उंगलियों के समानांतर जाने वाली जो हड्डियां होती हैं वो 5 हड्डियां होती है हथेली के अंदर। ठीक है, इसके बाद उंगलियों के अंदर जो हड्डियां होती है हमारी, उनमें होती है हमारी 14 हड्डियां टोटल। तो हमारी 8, 5, 13 और 14 हमारे टोटल हो गए 27 हड्डियां हमारे पूरे हाथ के अंदर होती है। यहाँ पर 14 हड्डी दिखाई गई है, तो ये 14 हड्डी होती है हमारे फेस के अंदर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि हमारे फेस में कितनी हड्डियां होती है। कान में देखो, फेस के अंदर ही कान आता है, कान के अंदर इंक्लूडेड 6 हड्डियां होती है फेस के साथ ही। इसके अलावा क्वेश्चन ये आ जाता है कि पैर के अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो पैर के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 26। यहाँ हाथ के अंदर 27 है और पैर के अंदर होती है 26। यहाँ एक हड्डी कम होती है हमारी, और वो होती है कार्पल्स वाली हड्डी कम। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व की एसआई इकाई पूछी गई है, तो डेंसिटी की एक जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तो डेंसिटी क्या होता है हमारा? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मतलब घनत्व जो होता है हमारा वो द्रव्यमान द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में व्यक्त कर रहे हैं? किलोमीटर में। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग किलोमीटर में व्यक्त कर रहे हैं, और वॉल्यूम को हम लोग कर रहे हैं मीटर क्यूब में। वॉल्यूम को हम लोग कर रहे हैं मीटर क्यूब में। तो यहां पर सही आंसर क्या जाएगा हमारा? किलोग्राम मीटर क्यूब, ये सही आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी विमा रेखीय संवेग की विमा के समान होती है? रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम जो है हमारा, इसके समान कौन सी विमा होती है, ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऊर्जा की होती है, प्रतिबल की होती है, आवेग की होती है, या फिर कार्य की होती है? तो सही आंसर हमारा क्या जाएगा? वो जाएगा आवेग। आवेग, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है हमारा? आवेग होता क्या है? आवेग हमारा होता क्या है? आवेग जो होता है हमारा वो होता है वह बल जो किसी पिंड की, पिंड मतलब ऑब्जेक्ट की गति में, किसी भी पिंड या गति मतलब ऑब्जेक्ट की गति को बदलता है, वो हमारा क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आवेग होता क्या है। बल, वह बल जो किसी पिंड की गति को बदलता है वो आवेग कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। आवेग का जो सूत्र होगा हमारा वो क्या होगा? आवेग का सूत्र होगा आवेग बराबर बल गुना समय, बल गुना समय। तो पहले हम लोग विमा निकालेंगे। बल जो हमारा होता है m, बल जो होता है हमारा m एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू जो होता है वो हमारा बल होता है, और साथ में हमारा क्या है? इसका समय, साथ में क्या है? टी है समय। तो टोटल हमारी क्या बन जाएगी ये विमा? एम एल टी माइनस वन, क्योंकि टी हमारा साथ में है, यहाँ 2 माइनस है टी के, और यहाँ पर एक टी इसके साथ में जुड़ेगा, तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस वन आ जाएगा यहाँ पर। ये तो थे आवेग। अब अगर हम बात करें कि रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग क्या होता है कि जो इसकी विमा इसके समान बताई गई है। तो रेखीय संवेग को अभी हम बता रहे हैं, जैसे कि रेखीय संवेग जो होता है हमारा वो होता है द्रव्यमान गुना वेग। रेखीय संवेग जो होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, अब द्रव्यमान क्या होता है हमारा? किलोग्राम। किलोग्राम मतलब द्रव्यमान की जो हमारी यूनिट होती है वो तो विमा जो होती है वो m होती है, और वेग जो होता है हमारा वो होता है एल टी। तो एल टी माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा? एम एल टी माइनस वन। ठीक है, तो द्रव्यमान m है हमारा, वेग हमारा एल टी माइनस वन है, तो एम एल टी माइनस वन आ गया। तो एम एल टी माइनस वन ही हमारी किसकी थी? आवेग की थी, और रेखीय संवेग की भी कितनी है? एम एल टी माइनस वन।
तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसकी विमा, किसकी डायमेंशन जो है वो किसके बराबर है, किसके इक्वल है। तो हम लोगों को देखना होता है, इनकी विमा निकालनी होती है। अगर हमें इनके सूत्र पता है, ऐसा ही मात्रक पता है, तो हम लोग तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समुद्री मील, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो ये आपका सही आंसर जाएगा इसमें 1852 मीटर। नॉटिकल मील क्या होता है? समुद्री दूरी को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नॉटिकल मील का प्रयोग कर रहे हैं समुद्री दूरी को मापने। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई मापी जाती है, तब भी हम नॉटिकल मील को प्रयोग करेंगे। समुद्र, लेकिन समुद्र की गहराई को मापने वाला अगर कभी कोई यंत्र पूछा जाए, कोई इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या लगेगा? तो वो लगेगा फैदोमीटर। फैदोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं एक ऐसे यंत्र से। लेकिन अगर दूरी पूछी जाए, समुद्री दूरी हम लोग किसमें माप रहे हैं, तो वो हम लोग नॉटिकल मील के अंदर उसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि पूछी हुई है, तो आप लोगों को पता होगा एक सदिश राशि होती है, इसके अलावा एक राशि होती है अदिश राशि। ठीक है, दो प्रकार की राशियां होती हैं, है ना। तो इनमें क्वांटिटी जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इसमें पूछा हुआ है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। ठीक है, दिशा मतलब हमारे डायरेक्शन, परिमाण हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसके अंदर होता है वो हमारी सदिश राशि है, और जिसके अंदर केवल हमारा परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो हमारी अदिश राशि कहलाती है। तो यहाँ विद्युत धारा जो है वो एक प्रकार की अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स भी एक प्रकार की अदिश राशि है, और विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो भी अदिश राशि ही आती है। लेकिन यहाँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमारी विद्युत क्षेत्र जो है, वो हमारा क्या है? वो चला जाएगा आपका सदिश राशि के अंदर। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हमारे एसएससी में, अन्य एग्जाम के अंदर अदिश और सदिश राशि को भी छांटने के आते हैं, तो उसमें हम लोगों को पता होना चाहिए क्या आंसर सही है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है ये भी करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो न्यूटन पर कुलाम, न्यूटन पर कुलाम किसका मात्रक होता है? तो वो हमारा होता है विद्युत क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मात्रा की के लिए इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सी क्वांटिटी के लिए हम लोग यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो वेलोसिटी है, या फिर डिस्टेंस है, मोमेंटम है, या फिर एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन हमारा वेग जो होता है, वेग हमारा होता है मीटर पर सेकंड, ये होता है। और अगर वेग परिवर्तन की दर में करूं, वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो हमारी क्या होती है? वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो एक्सेलरेशन की यूनिट जाएगी हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ध्यान रखें, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो आपका आंसर क्या लगेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, जब भी कभी हमारी एक्सेलरेशन अगर आती है, कभी भी किसी जगह पर त्वरण लिखा होता है, तो उसकी यूनिट हमेशा जो लगेगी आंसर में वो मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? ये करके क्वेश्चन है कि कौन सी चीज इसमें हमारी एक गलत पूछी गई है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब ये विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, किन्हीं भी दो पॉइंट के या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है? एक यह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, एंड जीरो भी हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन विस्थापन किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। इसकी इकाई जो होती है या फिर इसकी एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। सही आंसर है, क्योंकि विस्थापन जो होता है वो एक मीटर में मापा जाता है, या उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। यह हमेशा धनात्मक होता है, तो गलत आंसर होगा धनात्मक नहीं होता, धनात्मक और शून्य तीनों होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जब एक जब एक बस अचानक से चलती है, तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने की प्रवृत्ति होती है।
तो यह घटना क्या कहलाती है? हमने देखा है प्रैक्टिकली हमारी एक रियल लाइफ में ये वाली चीजें होती हैं कि जब हम लोग बस में बैठे हैं और बस चलना प्रारंभ कर देती है तो हमें पीछे की ओर एकदम से झटका लगता है, ठीक है ना, या गिरने की प्रवृत्ति होती है। अगर हम लोग खड़े हुए हैं तो हम लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। देखो कई जगह पर ऑप्शन इस प्रकार से आ जाता है, जड़त्व हो गया न्यूटन का पहला, दूसरा नियम, तीसरा नियम, लेकिन यहाँ तीनों ही जड़त्व दिए हैं ना, तीनों ही इनर्शिया दिए। जड़त्व, यहाँ पर स्थिरता का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है। तो इनमें से क्या सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैसे है? क्योंकि जड़त्व, स्थिरता का जो जड़त्व होता है, या अभी स्थिर थी गाड़ी, उसके बाद चलना प्रारंभ किया, क्योंकि हम तो स्थिर में थे ना, हम तो स्थिर में थे, स्थिर का जड़त्व लगेगा सही आंसर। क्योंकि स्थिर के जड़त्व में जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क होता है वो हमेशा जीरो होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल कितने किलोमीटर प्रति घंटा के होती है? 1 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर प्रति घंटा के होती है? तो 5/16, 16/5, 18/5 या 5/18। तो इसको निकालें हम लोग तो क्या करेंगे? तो 1 मीटर पर सेकंड है, तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? पहले तो 1 मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो 1000 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, और सेकंड को जब हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3600/1000। 20 से 20 कट गई, यहाँ पर हमारा 18 आ जाएगा, यहाँ हमारा 5 आ जाएगा, तो हमारा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका सही आंसर जाएगा हमारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखें। कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी जानकारी आपको हम लोग देते रहेंगे, साइंस के क्वेश्चंस या फिर एसएसटी या फिर अन्य सब्जेक्ट से संबंधित भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, atoms of which of the following elements has more than one electron in its outermost cell? निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले तो हमें किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होता है, वो किसी भी परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तत्वों की आवर्त सारणी अभी है फिलहाल के लिए। हम लोग ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है ना, हीलियम का कितना है, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम। तो यहाँ पर परमाणु कक्षा मतलब बाहरी शेल के अंदर परमाणुओं की संख्या पूछी हुई है। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो लिथियम है हमारा, लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो अगर हम लोग इसे निकालेंगे 1s2 2s1, ये हो जाएगा। उसके बाद है हमारा सोडियम, सोडियम हमारा होता है 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा है हीलियम, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना है हमारा, तो वो होता है 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s1 आ जाएगा। उसके बाद हमारा बेरिलियम है, Be है, तो B के 4 होते हैं हमारी परमाणु क्रमांक, तो इसका हमारा कितने आ जाएंगे बाह्य कक्षा में 1s2 और 2s2, तो 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर सभी की बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम की भी, सोडियम की भी, इसके अलावा हाइड्रोजन की भी, और बेरिलियम जो है इसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि ऐसा तत्व कौन सा है जिसकी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो वो आंसर जाएगा आपका बेरिलियम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार होता है, मतलब इसमें आवेश पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये करके क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये हमारा क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। आवेश को हमेशा कुलाम में हम लोग व्यक्त करते हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का एक आवेश होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है
प्रोटॉन पर आवेश जो होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो 0 आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो आपका आंसर क्या लगेगा 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अब आप कहोगे जी इसमें अंतर क्या है, अंतर यह है कि ये पॉजिटिव है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, ये हमारा प्रोटॉन पर होने वाला चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो इसके ऊपर क्वेश्चन ये आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, तो 9.1 into 10 की पावर -31 किलोग्राम, क्योंकि हम लोग द्रव्यमान को किसमें व्यक्त कर रहे हैं, किलोग्राम में, ठीक है। तो मास जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 into 10 की पावर -31 किलोग्राम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस केमिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छा है। परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होगी किस तत्व की, तो पहले हमें इनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। यहाँ परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना है, 11 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो हमारा 5 होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 9। तो 9 परमाणु क्रमांक है फ्लोरीन का, और इसके अलावा इन सबके परमाणु क्रमांक जो नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, बोरोन है, इनके परमाणु क्रमांक कम है किसकी अपेक्षा, इसकी, मतलब फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन से ज्यादा किसका परमाणु क्रमांक है, वो है सोडियम का। तो आंसर हमारा सही जाएगा सोडियम। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका आंसर जाएगा सोडियम है, सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परमाणु के नाभिक में शामिल होता है, परमाणु के नाभिक में शामिल होता है कौन। देखो ये हमारा एक किसी भी तत्व का जो हमारा जो तत्व होता है उस तत्व का एक नाभिक होता है। जैसे हमने कहा कि हम उसकी परमाणुविक संरचना देखते हैं, उस परमाणुविक संरचना में एक हमारा नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसने पूछा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता क्या क्या चीजें, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, इसके बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जाम में प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो जे थॉमसन ने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी, ठीक है। इसके अलावा प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, तो प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। और या फिर आंसर जो हमारा लगता है वो लगता है गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, ये भी आंसर सही जाता है हमारा, क्योंकि एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गोल्डस्टीन इसमें सही आंसर मानते हैं, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चैडविक ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चैडविक ने ये करी थी। अभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है कि तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। जो बाह्य कक्षा है हमारी चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन ही गति कर रहे हैं ना, बीच में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है नाभिक के अंदर। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी संयोजकता कितनी होती है, किसी भी संयोजकता कितनी होनी चाहिए किसी भी तत्व की, तो वो है हमारी 8 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न। नेक्स्ट हमारी क्लास आती रहेंगी कंटिन्यू साइंस की भी, और उनको हम लोग पूरी डिस्क्राइब करेंगे साथ ही साथ में। तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।